आज संतोष वर्मा के चरित्र पे तो बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर अभी चरित्र इन सारे आबाओं बाबाओं का ढूंढ लो तो ये तो जेल के अंदर क्या होंगे, इनको तो उम्र कैद की सजा तक हो जाएगी। ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ संतोष वर्मा का साथ देगी, क्योंकि संतोष वर्मा को इस मध्य प्रदेश में अनावश्यक रूप से अब दबाया जा रहा है। ये अंगठन संगठन किन्ने प्रेस की है, ये कहाँ से सीएम हाउस घेराव कर लेंगे। 20 संगठन मिलके तो 40 आदमी इकट्ठे हो पाते हैं। डंके की चोट पे आरक्षण देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री का डंका क्यों नहीं बजा? डंका फूट जाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े 8-10 ट्रस्ट हैं, एक अर्ची वाले पर्ची वाले का, एक बेलपत्र वाले का, एक लिपस्टिक वाले का, इन सब की जांचें करा के इन सब के ट्रस्ट से जो जमीनें हैं, पैसा है, वो सारा पैसा सरकारी कोष में जमा कराएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। और आज हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर मंडल जी। इन्होंने इंदरगढ़ की रैली में ऐलान किया था कि अब मैं यादव नहीं रहूंगा, मंडल बन गया हूं। तो क्यों बने हैं ये मंडल, आइए इनसे जानते हैं। तो सर, क्या है मामला मंडल बनने का? सुमित भाई, आपने देखा कि इंदरगढ़ में बहुत बड़ी रैली हुई और वहाँ पे मैंने इसलिए ये घोषणा की है क्योंकि मेरे मन में ये विचार काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि इस देश के अंदर अगर आज सबसे ज़्यादा आरक्षण में भेदभाव हो रहा है तो ओबीसी के साथ हो रहा है। और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जब बीपी मंडल कमीशन बना था और मंडल आयोग ने जो सिफारिशें की थी सरकार से, वो आज तक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, देश में कहीं भी लागू नहीं हुई। तो मैंने सोचा मेरे जीवन का जब मकसद ही ये है कि आरक्षण को दिलाना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, तो यादव लिखने से सिर्फ एक जाति का रिप्रेजेंट होता है और मंडल लिखने से सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाला एक कार्यकर्ता सिद्ध होता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सरनेम से ही पता चले कि इसके जीवन का ध्येय और उद्देश्य क्या है, इसलिए मैंने दामोदर यादव की जगह दामोदर मंडल शुरू किया है। सर, इसका कोई राजनीति के तौर पर आप अपना रहे हो ये मंडल? क्योंकि लोगों का कहना है कि राजनीति करनी है दामोदर जी को, इसलिए भी सभी समाज को साथ लेना चाहते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग को एक करना चाहते हैं, इसलिए मंडल कर दिए। नहीं तो अभी तक तो यादव ही थे वो। देखिए, राजनीति करने में कोई बुराई नहीं। मैं तो मानता हूँ इस देश में हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए और राजनीतिक रूप से जागरूक जब तक लोग नहीं होंगे तब तक आडंबरी पाखंडी इस देश की राजनीति में स्थापित बने रहेंगे। हमें बाबा साहब का संविधान पढ़ना चाहिए और राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। लेकिन हम वैचारिक राजनीतिक लोग हैं, विचारधारा से लैस, और हमारी विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अब उसके लिए अगर हम लड़ते हुए मंडल लिखते हैं तो ये सिद्ध होता है कि हम अपनी विचारधारा को और मजबूती से प्रस्तुत लोगों के सामने कर सकें। इसके लिए हमने मंडल लिखना शुरू किया है। अगर राजनीतिक माइलेज लेना होता, अगर विधायक सांसद मंत्री बनने का लालच होता तो हम आज़ाद समाज पार्टी में क्यों होते, फिर हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं होते। 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है, 16वें मिनट भाजपा बोल देगी बताओ क्या मंत्री का दर्जा दे दें आपको। लेकिन मंत्री तो क्या मुख्यमंत्री भी बनाए तब भी उनको ठोकर मारते हैं क्योंकि वो मनुवादी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। सर, आपने पिछड़े लोगों को एक करने के लिए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मंडल नाम का प्रयोग किया। लेकिन आपको पता होगा लगातार मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर क्या बोलते हैं, जो लड़ाई चल रही है ओबीसी समाज की, चाहे जितने भी संगठन हो ओबीसी समाज के लगातार सड़कों पर है। ओबीसी समाज हो या आप हो या आजाद समाज पार्टी हो, लेकिन अभी तक ना कोर्ट कोई निर्णय ले पा रही है, ना सरकार कोई निर्णय ले पा रही है। वो जो बिल है वो अटका पड़ा हुआ है पेंडुलम की तरह बस अभी तक। देखिए, सरकार को तो निर्णय लेना नहीं है, सरकार की नीयत ही नहीं है ओबीसी को हक देने की। डंके की चोट पे आरक्षण देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री का डंका क्यों नहीं बजा? डंका फूट गया क्या उनका? इसीलिए मैंने इंदरगढ़ की रैली में कहा था कि मोहन यादव आपका डंका नहीं बजेगा क्योंकि आप मनुवादी हो, लेकिन ये दामोदर यादव अम्बेडकरवादी है, इसका डंका बजेगा। तो जरूरी नहीं कि सत्ता में बैठे लोग ही हमें आरक्षण दें, हम विपक्ष में बैठे हुए लोग लड़के और आरक्षण छीन के ले लेंगे। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। अब बात यह है कि समय क्यों लग रहा है, तो समय तो लगेगा क्योंकि सरकार नहीं देना चाहती और हमें लड़के लेना है। तो हमने आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात की है। उन्होंने कहा कि आपकी जो लड़ाई है 13% होल्ड हटाने की, वो तो त्वरित लाभ मिलने वाला और एक क्षणिक फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन 52% की लड़ाई का जो आप मुद्दा लड़ते आए हो पहले से, उसको मत छोड़ना। 52% से कम ओबीसी के रिजर्वेशन पे हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की चूल्हे हिला देंगे और ये जो दूसरे नकली यादव बैठे हैं इनको हटा के मंडल हराने का काम करेगा।
सर आप 52% की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो 27% ही मध्य प्रदेश में मिला नहीं है। 27% लेने के लिए ही लोगों को इतनी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नहीं तो 27 के लिए जो जद्दोजहद करना है वही 52 के लिए करना है, तो 52 के लिए क्यों नहीं की जाए? हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की विचारधारा में हम जब काम करते हैं तो 52% पिछड़ा वर्ग की संख्या है। ये तो सरकारी आंकड़े भी कहते हैं ना, इकलौती जो जातिगत जनगणना हुई जिसके आधार पर सरकारें योजनाएं बनाती उन आंकड़ों के आधार पर, वो आंकड़े कहते हैं कि 52% तो हम 1931 में थे, तो हम कम तो हो नहीं सकते। तो अभी हमें जब रिजर्वेशन देना है तो 52% दिया जाए, उससे कम हमको स्वीकार नहीं है। दूसरा, एक और मंडल और कमंडल की बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जब जब ओबीसी मजबूत होता है, जब जब ओबीसी बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने का प्रयास करता है, नीले झंडे के नीचे खड़ा दिखाई देता है, तभी इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को ढील दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। सर इसी बात पे आ रहा था, आपने एक ऐलान भी किया था इंदरगढ़ में कि आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आ जाती है या उनके समर्थन से सरकार बनती है या हम लोग शासन प्रशासन में आ जाते हैं जैसे भी, तो ये जितने भी बाबा लोग घूम रहे हैं, पर्ची वाले हो या बेलपत्र वाले हैं, ये सब जेल में होंगे। बिल्कुल जेल में होंगे, और जेल में भी होंगे, इनकी सारी संपत्तियां कुर्क भी की जाएंगी। और मध्य प्रदेश पे बहुत कर्जा है, इन आडंबरी पाखंडियों की वजह से ही ज़्यादा कर्जा है, और जो मनुवादी सत्ता में बैठे हैं उनकी वजह से कर्जा है। कोई कर्जा पटाने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े 8-10 ट्रस्ट हैं, एक अर्ची वाले पर्ची वाले का, एक बेलपत्र वाले का, एक लिपस्टिक वाले का, इन सब की जांचें करा के इन सब के ट्रस्ट से जो ज़मीनें हैं, पैसा है, वो सारा पैसा सरकारी कोष में जमा कराएंगे, और इनका जो सही स्थान है वो जेल ही है, वहीं भेजने का काम करेंगे। सर अभी आप जो अनिरुद्धाचार्य की बात कर रहे हैं, उनके एक बयान को लेकर कई महिलाएं गुस्से में हैं। उनका कहना है कि ऐसे बाबा को कथा वाचन करना ही नहीं चाहिए और इनको जेल में होना चाहिए, और जो महिलाएं इनके पास जाती है, इनको पूछती है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे बाबा को कैसे पूछे जो महिलाओं को लेकर इतनी ओछी टिप्पणियां करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म को का जो आधार तैयार किया गया है वो भय और लालच के आधार पर किया गया है, और महिलाओं को लगता है कि अपने बेटे की नौकरी लगवाना है, अपनी पति की सुरक्षा कराना है, उसका स्वास्थ्य सही रखना है, तो जाओ किसी बाबा के पास, शरणों में पहुंच जाओ। मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा, सुमित भाई आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, कि किसी भी कीमत पे हमारी महिलाओं को ना तो ऐसे धार्मिक बाबाओं को और ना ही ऐसे ग्रंथों को सपोर्ट करना चाहिए जो आपको दोयम दर्जे का बनाता है। आपने अभी अनिरुद्धाचार्य की बात की, वो कह रहा है 4-4 जगह मुंह मार के आती हैं महिलाएं। वो कितनी जगह मुंह मार चुका, उसका पता कराएं क्या? आज संतोष वर्मा के चरित्र पे तो बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर अभी चरित्र इन सारे आबाओं बाबाओं का ढूंढ लो तो ये तो जेल के अंदर क्या होंगे, इनको तो उम्र कैद की सजा तक हो जाएगी, ऐसे चरित्र हैं इन सबके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इनकी सोच, इनके धार्मिक सोच, इनकी मनुवादी जो सोच है, वही तो ये सिखाती है कि महिला को दूसरे दर्जे का मानना है। इसीलिए सिर्फ अनिरुद्धाचार्य नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, वो भी तो महिला का अपमान है। धीरेन्द्र का गुरु कहता है कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, वाइफ का ये फुल फॉर्म है। तो एक जो अर्धांगिनी होती है, एक जीवन संगनी होती है, उसको सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बताने वाले ऐसे लोगों को संत माना जाएगा? कब तक संत मान के ये बेवकूफ़ी हम बने रहेंगे और हमारी महिलाएं इनको मानती रहेंगी? हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं, खास तौर पर पिछड़ा वर्ग के लोगों से, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से, कि इस आडंबर पाखंड से बाहर निकलो, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो और रोजगार पे ध्यान दो। सर बात महिलाओं की हो रही है, उनके सम्मान की हो रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी इंदरगढ़ आए थे, उन्होंने कहा था अपने भाषण में संतोष वर्मा को लेकर कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर यादव निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। लेकिन इस बयान को भी कई मीडिया वाले गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब इसको मुसलमानों से या अफजल गुरु से जोड़कर दिखा जा रहा है। जब एक आपने नारा सुना होगा कि हर घर से अफजल गुरु निकलेगा, इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है, पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है हर चीज़ को। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ संतोष वर्मा का साथ देगी, क्योंकि संतोष वर्मा को इस मध्य प्रदेश में अनावश्यक रूप से अब दबाया जा रहा है। संतोष वर्मा ने जो बात कही वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखी। जब वो प्रजापति जी के जो जाति तोड़ व्यवस्था वाला जो आंदोलन था उसमें नहीं पहुंच पाए थे, वो मनुवादियों ने विरोध किया था, तो बाबा साहब ने पूरी एक किताब लिखी थी, और वो जाति का विनाश कैसे होगा, जाति विनाश वाली जो किताब है उसमें उन्होंने पूरा यही जिक्र किया कि रोटी बेटी के संबंध के बिना जाति का विनाश नहीं होगा। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ इन मनुवादियों से, जरा मुझे बताओ
कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि रोटी बेटी का व्यवहार तो बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में पहली बार जब हुआ था तो बाबा साहब और पूज्य हमारे गुरुजी दोनों ने शुभकामनाएं भेजी थी, हम रोटी बोटी के व्यवहार के साथ हैं। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री, तो फिर मोहन भागवत के पुतले क्यों नहीं जल रहे? क्यों उस आदिवासी भाई को परेशान किया जा रहा है? हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आदिवासी समाज से आते हैं, एक विशेष वर्ग जाति से आते हैं, इसीलिए कुछ कम्युनिटी के लोग एक ग्रुप बनाकर उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनके खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं? वो बहुजन हैं और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र हैं। इस देश के अंदर मनुविधान को अगर हम माने, मनुवादी सोच को माने, तो 4 वर्ण हैं। उन 4 चौथे वर्णों में ये वर्ण शूद्रों में आता है। तो शूद्र को ना तो देखिए क्या धमकियां दी जा रही हैं, जुबान काट लेंगे, फरसे से गला काट देंगे। ये क्या भारत का संविधान सिखाता है? ऐसे बयान देने वाले लोगों पर मोहन यादव जी, क्या उनको आपने जेल भेजने का काम किया? आज कह रहे हो कि संतोष वर्मा को जेल भेज दो, पहले तो इनको जेल भेजो ना। और संतोष वर्मा ने तो जो बात की वो सामाजिक समरसता की बाबा साहब के जो विचार हैं वो संतोष वर्मा ने प्रकट किए, जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और चूंकि संतोष वर्मा से हमारा सीधा कोई संपर्क या लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि उनके संगठन ने भी जो काम किया वो सत्ता के साथ ही खड़े होकर काम किया, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हमारे साथियों के लिए, बहुजनों के लिए। लेकिन फिर चूंकि एक वो बहुजन आदमी है, चूंकि वो एक शूद्र व्यवस्था का व्यक्ति माना जाता है इनके अनुसार, तो उस आदमी को दबाने का जब काम करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद, दामोदर यादव बोलेंगे, हम लड़ेंगे, उसका साथ देने का काम। आज भी कुछ संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका कहना है कि हम 14 तारीख को सीएम आवास घेरेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं होता है संतोष वर्मा का, भोपाल ही नहीं दिल्ली में आवाज उठाएंगे। तो क्या संतोष वर्मा के समर्थन में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लीजिए, आप भी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बन चुके हैं, तो आप लोग भी सड़कों पर उतरने की तैयारी करेंगे? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क से संसद तक उनका साथ देने का काम करेंगे। और रही ये संगठन किन्ने प्रेस की है, ये कहाँ से सीएम हाउस घेराव कर लेंगे? 20 संगठन मिलके तो 40 आदमी इकट्ठे हो पाते हैं। ये कहाँ से 40,000 लोग लेके आएंगे? हमारे आवाज़ पे 40,000 आ जाएंगे, भाई चंद्रशेखर जी आवाज़ लगा देंगे तो 4 लाख आ जाएंगे। हम लड़ेंगे, लेकिन संतोष को झुकने नहीं देंगे। संतोष वर्मा को हिम्मत रखना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे, जब चंद्रशेखर जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों ने उनको भी बदनाम किया था सोशल मीडिया के ऊपर। मोहन जी के कुछ बयान आ जाते हैं ओबीसी समाज के समर्थन में या फिर बहुजन समाज के समर्थन में, तो उनको भी बदनाम किया जाता है। तो क्या पद भी, संवैधानिक पद भी मायने नहीं रखता उन लोगों के लिए कि वो सीएम जैसे लोगों को छोड़ते नहीं है जो इतने बड़े संविधान पद पर बैठा हुआ है? देखिए, उनके लिए संविधान नहीं, उनके लिए मैंने कहा कि जाति व्यवस्था, जातिगत सोच सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और आरक्षण की बात अगर एक किरार ने की है, उनके लिए उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रह गए, फिर वो किरार हो गए, शूद्र हो गए। अब मोहन यादव ने कहा डंके की चोट बजा पे देंगे आरक्षण, तो फिर मोहन यादव उनके लिए अहीर हो गए, एक शूद्र हो गए। और जब एक शूद्र बात करेगा एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबसे उच्च जाति के व्यक्ति के अधिकार छीनने की, जबकि उनका वो अधिकार नहीं है, अधिकार तो उल्टा वो खा के हमारा बैठे हैं, तो फिर वो गालियां पड़ने लगती हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को माँ बहन की गालियां दी गई मुट्ठी भर लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, मोहन यादव को एक कोई वो भगवाधारी वहाँ उत्तराखंड में बैठा है, आडंबरी पाखंडी, उसने शुरुआत की, उसके बाद कई चोलाधारी टूट पड़े, कई भगवाधारी टूट पड़े और मोहन यादव को सरेंडर करना पड़ा। ये किराएदार हैं, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे मोहन यादव हो, ये किराएदार हैं, एक मकान के एक कमरे में रहने वाले किराए पे लोग हैं और उस मकान का मालिक आरएसएस है, इसलिए इनकी कोई हैसियत वहाँ पे नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनने कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आरक्षण की बात करने वाला आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से आता है और आरक्षण की बात करता है, तो कौन लोग गालियां देते हैं? और जो लोग उनको गालियां देते हैं आज वही संतोष वर्मा का विरोध कर रहे हैं, वही चंद्रशेखर आजाद और दामोदर यादव का विरोध कर रहे हैं। सर, वो लोग क्या बोलते हैं, मिश्रा जो वकील है उसका विरोध क्यों नहीं करते? वो लोग उन लोगों का विरोध क्यों नहीं करते जो इस देश के क्या बोलते हैं फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संविधान लिखा है। जब उनको गाली दी जाती है, उनको संविधान निर्माता नहीं कहा जाता है, ओछी टिप्पणियाँ की जाती है, तो उनका विरोध वो लोग क्यों नहीं करते? और वो लोग अपने आप को सड़क पर उतरकर संविधानवादी बताते हैं। अगर वो संविधानवादी हैं तो पहले यही बता दें, जिस वकील की आप बात कर रहे हो वो कह रहा है सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, फर्श से काट दिया जाएगा।
वो जो काला कोट पहन के घूम रहा है, जरा पता करो उसकी डिग्री असली भी है कि नकली है। वो फर्जी है, वो वकील हो ही नहीं सकता, उसने लॉ पढ़ा नहीं, और अगर उसने लॉ पढ़ा है तो वो लॉ को मानता नहीं, वो इस देश के संविधान को नहीं मानता, वो इस देश के संविधान निर्माता को नहीं मानता। और ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाइयां नहीं होंगी तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि इस सरकार में नहीं होंगी, लेकिन ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल के इनका ऐसा इंतजाम किया जाएगा, हमें सत्ता में आने दो। और इंदरगढ़ की रैली ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर मनुवाद का, आडंबर का, पाखंड का, जातिवाद का कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ हम साथी कर, हम लोग कर सकते हैं, और हम अगली सरकार 2028 में मध्य प्रदेश में बनाएंगे। क्या प्लान है सर, और कैसे सरकार बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक तो है नहीं अभी आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप एक बात को समझ लीजिए कि इस देश में सिर्फ इस समय दो विचारधाराएं, एक विचारधारा है मनुवाद की और एक विचारधारा है अंबेडकरवाद की। कांग्रेस भी तो आपकी विचार कोई कांग्रेस तो नकली है, फर्जी है, डुप्लीकेट है, दिखावा करने वाली है, भाजपा की बी टीम है, नागनाथ है और सांपनाथ है। कांग्रेस को हम कभी ये नहीं मानते, बल्कि कांग्रेस तो एक मान लीजिए बीजेपी की एजेंट है, और इसलिए खड़ी है ताकि अंबेडकरवादी पूरी ताकत से खड़े नहीं हो पाए। लेकिन हम कांग्रेस का चेहरा उजागर करते हुए इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, खासतौर पे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बिंद क्षेत्र के अंदर तो ये स्थिति बन चुकी है कि लोग कह रहे हैं कि हमें अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो सिर्फ एक नेता है, उस नेता का नाम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद है, और एक पार्टी है, वो आजाद समाज पार्टी है। बहुत बड़ा वोट बैंक है। नो थर्ड फ्रंट, कोई थर्ड फ्रंट नहीं, यही फर्स्ट फ्रंट होगा। यही इस मध्य प्रदेश का फर्स्ट फ्रंट होगा। थर्ड फ्रंट वालों का तो आता ही पता नहीं, जो कभी होते थे, और जो सेकंड फ्रंट बन के बैठा है वो उसी पार्टी की भी टीम है। तो बस हमें सीधा मुकाबला उनसे करना है और उनसे जीतना है, हम जीतेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ दामोदर मंडल जी, का कहना है कि आजाद समाज पार्टी ही मध्य प्रदेश में 2028 के चुनाव में फर्स्ट फ्रंट बनेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।